नमस्कार, आदाब दोस्तों। लीजिए मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपका अपना प्रोग्राम पुलिस टारगेट लेकर। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह आज का यूथ फिल्मी कल्चर से आकर्षित होकर अपना और अपने देश का भविष्य खराब कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्में खराब होती हैं। हमारे यहाँ की फिल्में और कलाकार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में फिल्में स्वस्थ मनोरंजन और अच्छे संदेश देने के लिए भी बनाई जाती हैं, जिसमें बहुत बड़े क्रू की मेहनत और उम्दा कलाकारों की लगन शामिल होती है। ओवरऑल फिल्मों को काल्पनिक ही समझना चाहिए। हम 3 घंटे में 3 पीढ़ी की कहानी देख लेते हैं। एक कलाकार कई बार मरता है, जीता है और शादी करता है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। हकीकत में हम अपनी जिंदगी को रिवाइंड और फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इधर सावधानी हटी, उधर दुर्घटना घटी। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। जी हां, चौंकिए मत, अनजाने में ही सही लेकिन बना रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जिन लोगों ने 20 साल पहले की दुनिया देखी होगी, उन्होंने आज के समय की कल्पना भी नहीं की होगी कि आज तकनीक और संचार में इतना बड़ा विस्फोट हो जाएगा कि दुनिया ही बदल जाएगी। इन 20 सालों में जो लोग पैदा हुए हैं वो पूरी तरह तकनीकी युग के बच्चे हैं। यहाँ तक कि इस समय जो मासूम दुनिया में कदम रख रहे हैं, उन पर तो तकनीक इस तरह हावी है कि भगवान ही मालिक है। आज भी हम ऐसे ही युवा तैयार कर रहे हैं जिनका भविष्य अपराधी है, या यूं कहें कि हम अनजाने में अपने बच्चों को अपराधी ही बना रहे हैं। कैसे, खुद देख लीजिए। ना जाने क्या समय की मार पड़ी आज की पीढ़ी पर कि एक तरफ तो भारी बस्तों का बोझ पीठ पर आ गया, तो दूसरी तरफ घर में हमारा एक दुश्मन रंगीन लबादे में प्रवेश कर गया। जी हाँ, पहले मात्र दूरदर्शन की खबरें, शिक्षापद प्रोग्राम और कृषि दर्शन दिखाने वाला यह बुद्धू बक्सा हम ही को बुद्धू और हमारी नई पीढ़ी को आकर्षक दांव पेच दिखाने वाला एक ट्यूटर बनकर आ गया है। जब बात नई पीढ़ी के बच्चों की करें तो हम सभी को अपना बचपन याद आता है कि कैसे हम पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी थे। मनोरंजन का समय भी निकल आता था। अपने बाबा, दादी, माँ और पिताजी के साथ बैठकर उनसे कहानियां सुना करते थे। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी 20 से 40 वर्ष पूर्व घरों में ऐसा ही वातावरण हुआ करता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। पिताजी का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता था तो नए दोस्त बनते थे, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन आज एक नहीं, 10 नहीं, पूरे 400 चैनल उपलब्ध हैं जिन्हें बच्चे देख सकते हैं। और तो और ये ई जनरेशन वाले बच्चे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, वीडियो गेम्स वगैरह के शिकंजे में इस तरह फंस गए हैं कि अब इन्हें अकेलापन ही सुहाता है। अभिभावक भी तकनीक से इस तरह चिपक गए हैं कि वे बच्चों को कैसे समझाएं, ये तो खुद ही फ्री रहने के लिए बच्चों को अपना मोबाइल थमा देते हैं। बच्चे एक तरह से टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं। इनके पास टाइम ही नहीं है कि ये अपने नाना, नानी, दादा, दादी के पास बैठकर 2 पल गुजारें। प्रत्येक शहर, कस्बे, मोहल्ले की यही स्थिति है। न वे शिक्षाप्रद कहानियां नजर आती हैं और न वे बच्चों के खिलौने। अब बच्चे गुड्डे गुड़ियों के खेल से भी दूर हो गए हैं। ऐसा कहा जाए कि बच्चे हाईटेक हो गए हैं तो कोई गलत नहीं होगा। जब माँ बाप सभी नई टेक्नोलॉजी से चिपक गए हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। बच्चे अब नए शौक, नई तकनीक पर हाथ आजमाने लगे हैं, वह भी उस उम्र में जिसे हम खेलने खाने की उम्र कहते हैं। बच्चों का प्यारा सा बचपन आज कहीं खो गया है। कहानियां और लोरियां गायब हो गई हैं।
और रह गया है सेलफोन, कंप्यूटर, वीडियो गेम, कार्टून शो वगैरह। इनसे सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं। देखने में ये भले ही छोटे लगे, लेकिन दिमाग की दृष्टि से ये ज्यादा शार्प, ज्यादा कुटिल, ज्यादा षड्यंत्री, स्मार्ट बनते जा रहे हैं। मेरी माँ बहन की, मैं तेरी लाइफ की माँ बहन कर दूंगा। जो टीवी में देखते हैं उसी को वास्तविक जिंदगी में अपनाने का मन करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे बच्चों का विकास रुक जाता है और उन्हें शरीर व मन दोनों ही स्तरों पर अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, उनकी एक विशिष्ट मानसिकता होती है और वो विशिष्ट मानसिकता जो होती है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंट आइडेंटिफिकेशन। यानी हर किशोर बच्चा एक वयस्क व्यक्ति के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और वो वैसा ही बनना चाहता है। मैं भी किशोर था, मैंने मेडिकल कॉलेज में अपने टीचर्स के साथ आइडेंटिफाई किया और मैंने अपने उस ज़माने में ये तय किया कि मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसी तरह से हमारे बच्चों के इर्द गिर्द जो भी वयस्क हैं वो एक आइडेंटिफिकेशन का सोर्स बनते हैं। तो होता क्या है कि ये आइडेंटिफिकेशन का सोर्स के जैसे बच्चा नज़दीक जाता है और वो देखता है कि वो सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में कमियां हैं, तो उसका शिफ्ट हो जाता है और वो दूसरा सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ढूंढता है। और कई बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस में जीते हैं और ऐसी अवस्था में उनको सिनेमा के पर्दे पर उस व्यक्ति के पास तो वो नहीं जा सकते, उसकी बुराइयों को वो नहीं देख सकते, लेकिन वो व्यक्ति कितना इम्प्रेसिव है वो सिनेमा के पर्दे से या छोटे पर्दे से, टीवी सीरियल से सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ढूंढ लेते हैं और वो उसी तरह से अपना लिबास पहनना शुरू कर देते हैं, वैसे ही अपना आचरण शुरू कर देते हैं। कितने बच्चे हैं जो विवेकानंद का आचरण करते हैं, कितने बच्चे हैं जो भगत सिंह की बात करते हैं, कितने बच्चे हैं जिनको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी है और कितने बच्चे हैं जिनमें देशभक्ति का आगाज बहुत कम है। लेकिन कितने बच्चे हैं जो शाहरुख के गानों पर नाचते हैं, अमिताभ के गानों पर नाचते हैं या फिर दूसरे फिल्मी सितारों के गानों पर नाचते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं। तो हमें बच्चों को सही सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी देना चाहिए। कभी कभी भटकाव के रूप में इसके बड़े गलत परिणाम देखने में आते हैं। टेक्नोलॉजी ने बच्चों की कोमल संवेदनाओं को समाप्त कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने बच्चों की मासूमियत पर डाका डाला है। इनकी जिंदगी मशीन जैसी बन गई है। कई तरह के अपराध अब बच्चों के द्वारा होने लगे हैं। टीन एज में एक बच्चा अपने ही पिता की पिस्तौल से अपने एक क्लासमेट को गोली मार दे, ये कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे कारण हैं। बच्चा समाज में अपराध देखता है, अगर उसके परिवार में अपराध प्रवृत्ति किसी की है तो वो उसको मॉड्यूल मान सकता है। बच्चे को जेनेटिक इफेक्ट है, अल्कोहलिक फैमिलीज़ हैं या ड्रग फैमिलीज़ हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो बढ़ता हुआ इंटरनेट का यूज़ है, बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का प्रभाव है, टेलीविज़न पर जो खोजी चीज़ें वो देखता है, अपराध वो देखता है। एक कलकत्ता के बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। उससे पूछा जज ने क्यों किया कि साहब इस तरह से मर्डर करते हुए मैंने टीवी पर एक सीरियल में देखा था और मैंने देखा कि वास्तव में क्या इस तरह से मर्डर किया जा सकता है। हम बताते हैं कि अपराध से अलर्ट रहें, लेकिन अपराध से अलर्ट रखने के चक्कर में अपराध करने के तरीके हम सिखा देते हैं जो बच्चों को। वो भी एक अपने आप में बड़ी दुखद स्थिति है। बहुत से बच्चे इंटरनेट पे, कार्यक्रमों में, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे अपराध प्रवृत्ति को सीखते हैं और ये अपराध प्रवृत्ति जब उनमें डेवलप हो जाती है तो इसका परिणाम दुष्कर होता है। पर अब ऐसा होने लगा है। सेक्स की इनकी इच्छाएं उम्र से पहले हावी होने लगी हैं और इनकी पूर्ति हेतु कई चैनल्स एवं इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी का उपलब्ध होना एक खतरनाक संकेत है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी भी हैं जिनसे लगता है कि
कि यदि समय पर इन्हें संभाला नहीं गया तो कुछ का कुछ हो सकता है। इंटरनेट ने जहां सूचनाओं और शिक्षा का एक विस्फोट किया है, वहां यह नुकसान भी पहुंचाया है कि इस पर किसी की रोकथाम नहीं है। दूसरा खतरनाक प्रचलन आज एक और हो गया है, रियलिटी शो। इस शो के नाम पर एसएमएस के जरिए हर आदमी की जेब से बूंद बूंद कर पैसा निकालकर कंपनियां मालामाल हो रही हैं। बच्चों के नृत्य व संगीत के कार्यक्रम अब बड़ों की तर्ज पर कई चैनल्स पर होने लगे हैं। कमाई के इस जाल में, बाजारवाद के इस खेल में प्रतिभा विकास की बात होती तो समझ भी आता, पर जब बच्चों की प्रतिभा का बाजारीकरण होने लगता है एवं उनमें संघर्षात्मक प्रतिद्वंदिता होने लगती है, तब असफल होने वाले बच्चे किस तरह कुंठित होते हैं, यह बात समाज के अग्रणी लोगों की समझ में क्यों नहीं आती है। अब तो आत्महत्याओं के इतने मामले, सिजोफ्रेनिया अवसाद के ऐसे ऐसे केस सामने आने लगे हैं कि प्रश्न उठने लगा है कि हम अपने बच्चों को कहां ले जा रहे हैं। कच्ची और कम उम्र में बड़ी बड़ी पुरस्कार राशियों के साथ उत्तेजक नृत्य, अभिनय छोटे बच्चों से कराना कहां तक न्याय संगत है, यह सोचा जाना चाहिए। इसमें भी महत्वाकांक्षी माँ बाप भी उतने ही अपराधी हैं जो अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर टीवी पर देखना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से इसे समझते हैं। सूर्यबाला नामक कथाकार की यह युक्ति सही लगती है कि यह कार्यक्रम बच्चों की संवेदनाओं की हत्या करने वाले कार्यक्रम है। 2013-14 में एक प्रायोजित कार्यक्रम में निर्णायकों की फटकार ने एक बच्ची को अस्पताल तक पहुंचा दिया तो बाल आयोग ने भी चिंता जताई थी। एक और कार्यक्रम में शिंजिनी नामक एक बालिका इतनी ज्यादा शॉक में चली गई थी कि वह अपनी आवाज खो बैठी थी। वास्तव में आज बचपन बाजार में नीलाम हो रहा है। सब जानते हैं, मुंबई और पुणे में तो इन टीवी कार्यक्रमों में प्रवेश और प्रशिक्षण के लिए संगीत व नृत्य के स्कूल घर घर में खुले हुए हैं और लोग मोटी रकम कमा रहे हैं। माँ बाप यह रकम खुशी खुशी खर्च भी करते हैं। बच्चों के विकास के लिए प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं जरूरी हैं, पर यह वहीं तक सही है जहां इनकी बौद्धिक कलात्मक क्षमता का सही मूल्यांकन हो एवं हमारी संस्कृति की गरिमा के अनुरूप हो। किसी को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड के आधार पर कभी भी आहत नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर बहुत छोटी उम्र में, कम से कम 10 वर्ष तक। किसी और के गाए गीत पर कमर मटकाकर फिल्मी ढंग से जैसा प्रस्तुतिकरण दिया जाता था, वैसा ही जब छोटे बच्चों से कराया जाता है तो लगता है हम उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ ही नहीं कर रहे, बल्कि उनके समग्र विकास का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी अश्लील चिंतन उनके विचारों में जल्दी प्रवेश कर जाता है और ये समय से पहले किशोर हो जाते हैं। टेलीविजन के इन शोज में तथाकथित संगीत के ज्ञाता या निर्णायक जब किसी को श्रेष्ठ कहते हैं और वोटों द्वारा किसी को पराजित करते हैं तो वास्तव में उनकी मानसिकता पर बड़ा आघात पहुंचता है। राष्ट्रीय बाल भवन की पूर्व निर्देशिका मधु पंत के अनुसार लोकप्रियता के नाम पर यह बच्चों का भावनात्मक शोषण है। माता पिता का दबाव, मंच और उपस्थित बच्चों के समूह का दबाव बच्चों को तुरंत डिप्रेशन में ले जाता है। दरअसल ऐसे कार्यक्रमों से बच्चे हर पल मरते हैं। हम उम्रों के सामने अपमानित होना अच्छा नहीं लगता है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से एक अपराध है। आज टीवी चैनल्स लोकप्रियता बनाने के लिए, टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश कर रहे हैं। बच्चे तो सिर्फ मोहरा बने हैं। हमें बच्चों की प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर मंडलों में प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, पर मासूमियत पर ऐसा कहर तो ना गिरे जो इन रियलिटी शोज में होता है।
भारत में टेलीविजन का आना, उतनी ही तेजी से नेटवर्कों की भरमार का आना, सिनेमा, चित्रहार जैसी चीजें 24 घंटे घर में अपने ही कमरे में उपलब्ध होना, इस तथ्य ने हमारी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया है। हमारे बच्चों का बचपन हमसे छीना है एवं इस पीढ़ी को राष्ट्र निर्माता बनाने के स्थान पर फिल्म कलाकार बनाने के लिए प्रेरित किया है। इनमें कहीं आदर्श नहीं जुड़े हैं। थिएटर की दुनिया कभी थी तो उनमें रचनात्मकता थी। लोक शिक्षण के नाटक हुआ करते थे तो हरिश्चंद्र जैसे नाटक मोहनदास करमचंद गांधी को सत्यवादी बना देते थे। परंतु आज इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, अब संस्कृति के इस अंधाधुंध विस्तार ले रहे नेटवर्क ने तो हमारे छोटे बच्चों को हमसे दूर कर दिया है। आज टीवी पर दिखाए जा रहे इन कार्यक्रमों को रियलिटी शोज कहने पर दिल्ली के विमहेंस अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल को ऐतराज है। वे कहते हैं कि आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से जीता है उसे रियल या यथार्थ कहा जाता है। जैसे ही कैमरा बीच में आ जाता है वहां नाटक शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर रियल लाइफ का प्रभाव चुपके से कब अपराध की तरफ मोड़ देता है, टेक्नोलॉजी कब बच्चों को मानसिक रोगी बना देती है, पता ही नहीं चलता। दरअसल माता पिता को सतर्क होकर बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। यूं अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग तत्पर है, पर हम स्वयं अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें तो न सिर्फ अपराध की रोकथाम में मददगार होंगे बल्कि पुलिस विभाग के लिए भी सहायक होंगे। अक्सर देखने में आया है कि लोग पुलिस विभाग से कतराते हैं या यूं कहें डरते हैं। दोस्तों, पुलिस से डरने या कतराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग हमारी सुरक्षा के लिए ही है। पुलिस का तो स्लोगन ही है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, लेकिन लोगों का कहना इससे उल्टा ही है। वे कहते हैं आजकल तो पुलिस को देखकर आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास, यही हो चला है। आइए जिन्होंने हमसे बात की उनकी राय जानते हैं। चारों तरफ गेट लग चुके हैं, फिर भी कोई सुरक्षा नहीं है। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं पुलिस की गाड़ी आती है, सारी जानकारी ले लेती है, वापस उसके कोई पता नहीं पुलिस आई भी थी कि नहीं आई भी नहीं पता चलता है। डिपार्टमेंट तो होता है, लेकिन जब हमारे सक्षम अधिकारी ही उस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम डिपार्टमेंट को क्या दोष दें? फिर क्यों कमिश्नर, आईजी और डीआईजी सब बने बैठे रहते हैं? ये क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनकी क्यों नहीं वो लेते हैं वापस? प्रोग्रेस क्या है? ये जो होती है वारदातें होती है, तो जब वही तंत्र नहीं सक्रिय होता है तो नीचे वाला डिपार्टमेंट क्या करेगा? पुलिस से कोई संतुष्टि नहीं है हमको, क्योंकि हमारे तो सामने ही हाथ बिल्कुल घर के आगे से चेन तोड़ी, हम दौड़ के गए, कोई आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। और भारद्वाज जी है, उनकी मिसेज खड़ी हुई, उनके हाथ से पर्स खींच के ले गए, बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल रोड पे ही, मेन रोड से ही। तो बताइए कैसे सुरक्षित होगा? हमारी कॉलोनी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बाकी ये है कि मतलब जो पुलिस वाले वगैरह रोकते हैं तो वो सही पेश नहीं आते, गाली गुप्तारी करते हैं, इधर लगा ले। जगह जगह तो जरा सी बात पे इधर साइड में चालान काट, वो कर। अभी ईदगाह पे मैं सवारी उतार रहा था, इधर ठेले लगे हुए थे, चालान काट दिया मेरा। पुलिस हमको मतलब पुलिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। एक तो पुलिस से हम कुछ भी अपन से हेल्प लेना चाहें तो वो अपनी हेल्प करेगी, धोखा देगी हमको मतलब किसी पे विश्वास रहा ही नहीं है। एक तरफ जहां लोगों को पुलिस से बड़ी शिकायतें हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पुलिस से डर नहीं लगता है, जिन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, जो पुलिस के काम को बड़ा ही अप्रिशिएट करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस तो हमारे सुरक्षा कानून के लिए बनी हुई है और जो आदमी गलत काम नहीं करता है उसको पुलिस डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वही पुलिस से डरेंगे, और पुलिस तो हमारे समाज में, हमारे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। अब हम देखें कि इतनी आबादी है हमारे जयपुर शहर की, और जो अपराध हैं वो उस रेशो में बहुत ही कम हैं। अगर पुलिस ना हो तो हम देखें कितना ग्राफ बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की वजह से ही हम आज सुरक्षा में जीवन जी रहे हैं। मतलब पहली बात तो पुलिस कभी हमने देखी ही नहीं, पहली बात तो, और कभी देखी होगी तो बहुत आश्चर्य होता था कि, पर पहले तो देखी नहीं, हमने देखी नहीं पुलिस। और आ भी गई कभी बाई चांस, कभी कोई सुना भी हो दूर कह रहे वहाँ हुआ हो तो उसका बहुत आश्चर्य होता था। मैं आम जनता को यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग जनता के सहयोग के लिए और मदद के लिए है, और यदि किसी भी प्रकार की घटना होती है, एक्सीडेंट होता है या अपराध होता है या कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है,
तो निश्चित रूप से जनता निर्भीक और निडर होकर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको या पुलिस कंट्रोल रूम को अवगत कराएं, सूचना दें। ये बिल्कुल आश्वस्त रहें कि उनकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा एवं उस पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस चैनल के माध्यम से भी, इस प्रोग्राम के माध्यम से भी वो सूचना दे सकते हैं ताकि वो संबंधित पुलिस थाने या पुलिस अधिकारियों को पहुंचा दी जाएगी। मैं पूर्णतः आश्वस्त ये करना चाहता हूं कि ये जो अविश्वास है आम जनता में, ये बहुत सारा इसका आधार मिथ्या है, कोई निश्चित रूप से आधार नहीं है। मैंने फील्ड में बहुत लंबे समय तक काम किया है और अनुभव ये है कि यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी और उस पर निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अंत में हम आपसे थोड़ी देर के लिए एक कल्पना करने को कहते हैं। मान लीजिए 15 दिन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट छुट्टी पर चला गया। अगर इस बात पर आप गहराई से विचार करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए सड़कों के ट्रैफिक का क्या हाल होगा, चारों ओर गुंडों बदमाशों का राज होगा। आप अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आपका परिवार, हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर अगर हम स्वयं कानून व्यवस्था का पालन करेंगे तो खुद को निर्भय महसूस करेंगे। जो लोग देश की कानून व्यवस्था का पालन नहीं करते, दरअसल वे अपराधी हैं। हमारा यह एपिसोड आप देखते रहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कई अनछुए पहलुओं को छूने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम आपको अपराध की जड़ तक पहुंचाने वाले हैं। तो अभी से रहिए तैयार ये जानने के लिए कि अपराध की जड़ क्या है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप रहिए सतर्क, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। जय हिंद।